Hello dear all, welcome to our YouTube portal Structures are easy. This is Manish Kumar Das. सो लास्ट वीडियोस में हम लोग स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग समझे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस का कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करना है और एंटायर सिलेबस को हम लोग 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किए थे। और फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें हम लोग दो ही चीज़ को हाईलाइट किए थे, दैट इज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो उसी टाइम हम लोग अनाउंस भी किए थे कि हम लोग जो भी मेजर और माइनर टॉपिक है उस सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा ताकि जो भी छोटा से छोटा टॉपिक हो उसको आप लोग इजीली समझ पाओ और लिख पाओ, और जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जब हम लोग लाइव आएंगे या फिर कोई डिस्कशन क्लास होगा उसमें हम लोग वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस? स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम लोग को क्या क्या चीज़ निकालना है। हम लोग को फोर्स निकालना है, दूसरा मोमेंट निकालना है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ आता है, वन इज स्लोप, अनदर वन इज रोटेशन। दैट इज स्लोप, अनदर वन इज, ये हो गया स्लोप और रोटेशन, और अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ने का, राइट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू डायमेंशन को हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें कितना नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट होता है आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस एक कोऑर्डिनेट ले लिए ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, और इस एक्स एक्सिस पे टोटल फोर्सेस जो लगेगा वो हो गया आपको समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, और मोमेंट इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। सो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका तीन। तीन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तीन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट हो रहा है। किस कंडीशन में? टू डायमेंशनल प्लेनर कंडीशन में। अब हम लोग अगर स्पेस का कंडीशन हम लोग जिक्र करें तो स्पेस में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम लोग स्पेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यहाँ पे 6 नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस आता है। वो 6 नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन कैसे आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, जैसे कि मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग बीम लिए, क्यूब, और ये 3 डायमेंशन शो कर रहा है। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, टोटल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0, और टोटल फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस इक्वल्स टू 0। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा भी आ रहा है, दैट इज मोमेंट इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, राइट। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका? टोटल मिला के यहाँ पे इक्वेशन जनरेट हो रहा है, दैट इज 6। फाइन, ओके। अब हम लोग समझेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो पहला हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, दैट इज बीम। बीम में कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या हो गया? देयर वन एंड इज फिक्स, अदर एंड इज फ्री। ये एंड फिक्स है और ये एंड फ्री है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो गया? एक ऐसा बीम जिसका दोनों एंड क्या है? सपोर्टेड रहे, है ना, सपोर्टेड हो, तो उसको सिंपली सपोर्टेड भी बोलेंगे। ओवर हैंगिंग बीम क्या हो गया? अब ओवर हैंगिंग बीम को हम लोग अगर समझेंगे तो बहुत ईजी है। मान के चलिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और इधर से ये ओवरहैंग कर रहा है, तो दिस इज ओवरहैंग फ्रॉम वन एंड, और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में भी कर देंगे तो ओवरहैंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, सो दिस इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। अगला हो गया कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब क्या? यही बीम है, इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स है ना, मोर देन 2 सपोर्ट्स, तो वो हो गया कंटिन्यूअस बीम। अब आ गया बात फ्लेंज्ड बीम क्या है। फ्लेंज्ड बीम जनरली ब्रिजेज में आप लोग देखिएगा वो टी बीम टाइप का रहता है जिसके ऊपर हम लोग गडर को रखते हैं, और एल बीम भी को भी फ्लेंज्ड बीम बोलते हैं। इसमें ये पोर्शन जो हो जाता है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पोर्शन को हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लेंज। ये पोर्शन हो गया इसका फ्लेंज, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव, है ना, ओके। अब अगला क्या है आपका? कॉलम्स। कॉलम्स में हम लोग शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। शॉर्ट कॉलम जो होता है दैट देयर स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12, और लॉन्ग कॉलम देयर स्लेंडरनेस रेशियो इज मोर देन 12। शॉर्ट कॉलम फेल होता है क्रशिंग के कारण, लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग के कारण, है ना। कैसे होता है वो मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग बता रहा हूँ, देखिएगा।
जैसे कि मान के चलिए कोई एक कॉलम है, इस पे कोई भी फोर्स लगा देते हैं हम लोग, कोई भी लोड लगा देते हैं, दैट इज इस तरह का कोई एक लोड लग रहा है, तो ये कॉलम क्या होगा, अगर शॉर्ट कॉलम है तो वो तो क्रश हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग कॉलम रहेगा तो ये क्या होगा, ये बकल करेगा। और बकल किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, करेगा ना, तो ये बकलिंग के कारण फेल हो जाता है। स्लेंडरनेस रेशियो फिर क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो होता है आपका एल इफेक्टिव बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, राइट। ओके, अब अगला क्या हो गया आप लोग का, अगला हो गया आप लोग का इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम और एक्सियली लोडेड, ये हो गया एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सिस पे पड़ रहा है, और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम मतलब कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ हो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हो गया इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। अब अगला क्या हो गया आप लोग का, अगला हो गया आप लोग का फ्रेम, है ना। तो फ्रेम हो गया, फ्रेम कितने तरीके का होगा, फ्रेम जो है पहला है स्वे फ्रेम। स्वे फ्रेम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये जो है ये स्वे फ्रेम है। स्वे फ्रेम मतलब उसमें स्लाइट मूवमेंट होगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे हिंज हम लोग डाल दिए, यहाँ पे कोई फोर्स एक लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। कैसे मूव करेगा वो देखिएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये फ्रेम जो था इस तरह से स्वे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मतलब राइट डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया आप लोग को, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज समथिंग, ओके। और भी रोटेशन भी आएगा। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या होगा, फ्रेम क्या होगा, स्वे होगा टुवर्ड्स राइट, तो इस तरह के फ्रेम को हम लोग स्वे फ्रेम बोलेंगे। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट दे दिए, तो ये मूव करेगा, बिल्कुल नहीं मूव करेगा, तो इसको हम लोग विदाउट स्वे फ्रेम बोलेंगे, राइट, विदाउट स्वे फ्रेम बोलेंगे। अब बात आ रहा है कि रिजिड फ्रेम एंड फ्लेक्सिबल फ्रेम, आर एफ और एफ एफ। रिजिड फ्रेम मतलब देयर जॉइंट्स आर रिजिड, फ्लेक्सिबल फ्रेम मतलब देयर जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब दे कैन मूव। नाउ परफेक्ट फ्रेम, imperfect frame, deficient frame, redundant frame. तो देखिए there are two types of frame, that is one is perfect frame, another one is imperfect frame. Imperfect frame is furtherly divided into two parts. जैसे कि मान के चलिए एक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, m अगर 2j माइनस r हो जाए, और दूसरा केस m अगर 2j माइनस r ना हो, तीसरा केस m जो है 2j माइनस आर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, यानी तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। किसके, m के, m यहाँ पे है नंबर ऑफ मेंबर, j यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट, r है नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए। तो ये जो पहला जो केस है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्रेम। कौन सा फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम। दूसरा केस है इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंट फ्रेम। कौन सा फ्रेम, रिडंडेंट फ्रेम। और इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंट फ्रेम, करेक्ट। सो समझ गए पूरा, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ओके। नाउ हम लोग ट्रस को समझेंगे। ट्रस में भी 3 तरह का ये परफेक्ट, रिडंडेंट एंड डेफिशिएंट ट्रस सेम एज इट इज है। नाउ इसमें इनडिटर्मिनेट ट्रस और डिटर्मिनेट ट्रस। इनडिटर्मिनेट ट्रस मतलब क्या कि पहले डिटर्मिनेट को समझ लेते हैं। डिटर्मिनेट ट्रस मतलब जिसको एनालाइज करने के लिए अवेलेबल इक्वेशन के ही अकॉर्डिंग हम लोग उसको एनालाइज कर पाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट ट्रस। और डिटर्मिनेट ट्रस के लिए हम लोग को जो एनालाइज करना हो वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही काफ़ी है उसको एनालाइज करने के लिए। लेकिन इनडिटर्मिनेट ट्रस जो होता है उसको हम लोग एनालाइज करने, या फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कोई भी होता है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग को एडिशनल इक्वेशन जरूरत होता है, मतलब अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से वी कैन नॉट एनालाइज। तो वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो उसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, राइट। अब अगला क्या है मेरा, अगला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा लिखा है, द डिफ्लेक्शन एट अ गिवन पॉइंट इन अ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल लोडिंग और लोड एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन
the structure can be found by superposing deflection at the same point produced by loads acting individually। मतलब मान के चलिए कोई एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में इजीली आए। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम लिए, यहाँ पे दो लोड लग रहा है, एक लोड ये एक लोड ये। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे फॉर्म होगा? डिफ्लेक्शन फॉर्म होगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, आएगा ना। तो इसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे? दो या दो से ज़्यादा लोड रहेगा तो हमको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए डायरेक्ट फिर से एक ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम बनाइए और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को एक साइड लिखिए, फिर एक बीम ऐड कीजिए और फिर एक अलग से आप लोग ये जो लोड है दूसरा लोड उसको यहाँ रखिए। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टेड शेप निकालिए। अच्छा, इलास्टिक कर्व क्या होता है? इलास्टिक कर्व होता है जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है। जैसे कि यहाँ पे लोड लग रहा था, यहाँ का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे हो गया, और यहाँ पे लोड लग रहा था, यहाँ का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे हो गया। तो इसी को हम लोग इलास्टिक कर्व बोलते हैं। इस कर्व को कौन सा कर्व बोलते हैं? इलास्टिक कर्व। मतलब ये जो है इसको इलास्टिक कर्व बोलते हैं ना। अब यहाँ पे ये फिगर और ये फिगर दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि एक एक लोड है तो कोई दिक्कत नहीं हो, कंबाइन कर लेंगे तो यू विल गेट दिस डिफ्लेक्शन। करेक्ट? ओके। अब यहाँ पे बात आता है कि लिमिटेशंस का, क्या क्या लिमिटेशंस होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या आना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में आप देखिए, रिक्वायरमेंट में आप लोग को जनरली फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है आप लोग को मतलब हुक्स लॉ फॉलो। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज P by A, दैट इज P by A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बाई L, है ना, डेल्टा बाई L। मतलब अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ये लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा हो रहा है। तो यही मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर हुक्स लॉ को वैलिड करेगा, हुक्स लॉ को ओबे करेगा, देन उस कंडीशन में ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज कोई भी स्ट्रक्चर अगर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे ये कंडीशंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट। अब अगला क्या है आप लोगों का? A small displacement theory applies, that is geometry of the structure must not undergo significant change when the loads are applied। मतलब लोड कोई भी बॉडी पे पड़ा है ना, तो लोड कोई भी बॉडी पे पड़ा, सिंपली सपोर्टेड बीम हम लिए, तो लोड पड़ा तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, मतलब विद इन लिमिट में रहे, तभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड एप्लीकेबल होगा, है ना, एप्लीकेबल होगा। करेक्ट। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे वीडियो में जो है उसमें हम लोग सपोर्ट एंड रिएक्शंस को समझेंगे। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है बीटेक डिप्लोमा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो इंटरव्यूज़ देते हैं उनके लिए भी। सो आगे वीडियोज़ में, अगला वीडियोज़ जो होगा उसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ वन इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम, सपोर्ट रिएक्शंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब पोर्टल के साथ, स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच।